अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है सऊदीया बमुकाबला अमारात। दो दोस्त, दो भाई क्यों दूर हो गए? सवाल पैदा होता है कि क्या खलीज के दो ताकतवर इत्तेहादी अब खामोश हरीफ बन चुके हैं? और क्या सऊदीया और अमारात के दरमियान एक नई मुआशी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है? और क्या ये सब कुछ तेल के बाद की दुनिया तेल के बाद की दुनिया की तैयारी है? नाज़रीन, इख्तलाफात की असल टाइमलाइन स्टार्ट होती है 2015 से 2018 के दरमियान में। एक मुकम्मल इत्तेहाद होता है यमन के हवाले से, हौसी बागियों के खिलाफ दोनों मिलकर लड़ रहे होते हैं। 2019 में इख्तलाफात नजर आना शुरू होते हैं। फिर 2021 में हमें ओपेक का तनाज़ा नजर आता है, जहां दुबई जो है वो ये डिमांड करता है कि मेरा कोटा बढ़ाया जाए, उसे 3 मिलियन बैरल की निस्बत 5 मिलियन बैरल रखा जाए। जबकि ओपेक क्योंकि अंडर कंट्रोल होती है सऊदी अरब के, तो दुबई को कहा जाता है कि आप 3 मिलियन बैरल तक ही महदूद रहेंगे। 2022 से 2025 के दरमियान में आते हैं, तो यहाँ पे तो फिर हमें एक खुला मुआशी मुकाबला आपस में नजर आना शुरू हो जाता है। अगर हम सारी चीज़ों की नतीजा निकालते हैं तो हमें ये पता लगता है कि 2019 के बाद ताल्लुकात में दरार वाज़ेह हो चुकी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तेल से हटने की पॉलिसी वजह बनी है? नाज़रीन, सऊदीया ने 2016 में विजन 2030 शुरू किया। मकसद क्या था? सऊदीया का मकसद ये था कि एक टाइम आ रहा है कि जिसमें तेल के ऊपर न सिर्फ ये कि दुनिया अपना इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रही है, ऑल्टरनेटिव एनर्जीज के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ तेल की भी एक हद है। एक दिन आएगा जब तेल नहीं होगा, तो हमें तेल के बगैर ज़िंदगी जो है उसके मतलब सोचना चाहिए। तो उन्होंने 2016 में एक इनकलाबी विजन दिया, जिनको उन्होंने विजन 2030 का नाम दिया। लेकिन उन्होंने तो अपनी तरक्की के लिए दिया, अमारात ने इसको अपना मुकाबला समझा, और अमारात ने समझा कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। नाज़रीन, ये मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। अमारात जो पहले ही नॉन ऑयल इकोनॉमी में बहुत आगे था और दूसरे लोगों को भी इस हवाले से मशवरे दिया करता था, जब उसने देखा कि सऊदीया भी इसी मैदान में आ गया है, जी हाँ, इस यानी कि नॉन ऑयल इकोनॉमी में आ गया है, तो दुबई ने इसे असल मुकाबला समझा। यहाँ शुरू हुआ अमारात व मुकाबला सऊदीया। सऊदीया का बड़ा फैसला क्या था? 2021 में विजन 2030 को ही सामने रखते हुए एक फैसला किया गया, और उस फैसले ने दरारें डाल दी यूएई और सऊदीया के ताल्लुकात में। 2021 में ये होता है कि विजन 2030 के तहत नेशनल इंटरनेशनल मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको ये कहा जाता है कि आपने हमारे रीजन में जहाँ मुख्तलिफ जगहों पे अपने हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं, उनको अगर आप शिफ्ट करते हैं रियाज में, तो उस सूरत में आपको हम टैक्स हॉलीडे देंगे 30 ईयर्स का, जिसमें आपको वैट पे भी मिलेगी रिबेट और आपको इनकम टैक्स के ऊपर भी रिबेट मिलेगी। अमारात का बिजनेस मॉडल इसके साथ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा था। देखा जाए नाजरीन, तो नॉन ऑयल इकॉनमी के ऊपर तो अमारात असल में काम कर रहा था, और अमारात इससे बहुत ज़्यादा हिट हो रहा था, क्योंकि सारी कंपनियों की जो मल्टीनेशनल जितनी कंपनियां हैं इस रीजन में, जितनी भी मीना के एरिया में काम कर रही हैं, तो उन तमाम के हेडक्वार्टर तकरीबन 90% से ज़्यादा दुबई में थे। ये तो सीधा सा हिट किया गया था दुबई को कि भाई दुबई से निकले और आप हमारे पास आ जाए, हम आपको टैक्स हॉलीडे भी देंगे। और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी 2016 में। ये एक बहुत, आज 2026 है, 10 साल हो गए इस बात को, तो आप खुद अंदाजा लगाए ना कि ये आहिस्ता आहिस्ता रिंगते 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 ये कितना बड़ा इशू बन गया। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, न्योम सिटी को स्टार्ट किया गया, सॉरी न्योम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। न्योम प्रोजेक्ट जो है ये भी दुबई को अपने सामने रख के डिज़ाइन किया गया था। ये मुस्तकबिल का एक स्मार्ट शहर था जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था, जिसमें सयाहत थी, और ऐसी सयाहत जो दुनिया ने पहले नहीं देखी। अमारात का रद्द-ए-अमल क्या था? अमारात का रद्द-ए-अमल फिर दोबारा वही कि यार ये तो बिल्कुल हमें ही आप डुबोने के चक्कर में पड़ गए हैं। दुबई और अबू धाबी पहले से ही टॉप टूरिज्म के हब बने हुए थे। अगरचे हमें कतर का जो दारुल हुकूमत है दोहा, वो भी इस हवाले से टूरिज्म में काफ़ी आगे नजर आता है, लेकिन दुबई जैसी बात नहीं थी उसमें। तो इस हवाले से भी अबू धाबी और दुबई ने इसको अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझा, और तनाज़े की एक बहुत बड़ी वजह बन गया। आगे चलें तो विजन 2030 के अंदर एक और स्टेप हमें नजर आया। पहले 2 स्टेप की तरह ये स्टेप भी बहुत तकलीफ दे गया अमारात को, और ये स्टेप था रियाज एयर की लॉन्चिंग। जी, रियाज एयर जो 2026 में लॉन्च की जा रही है। एमिरेट्स ने इसको अपने लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज समझा, क्योंकि एमिरेट एयरलाइन इस खिते में एक बहुत बड़े हब के तौर पे काम कर रही थी। पूरी दुनिया से एयरलाइंस अपने आप को यहाँ लेके आ रही थी। एमिरेट्स लोगों को यहाँ पे लेके आता है और फिर यहाँ से डायरेक्ट सारी दुनिया में चला जाता है। अब रियाज भी यही करना चाह रहा था, और ये बिल्कुल नई एयरलाइन है, और इसने बहुत नए जो है वो लोगों को फीचर्स भी बताए और अपने बेनिफिट भी लोगों को बताए। अब उन फीचर्स और बेनिफिट्स को सामने रखते हुए एमिरेट्स एयरलाइन को ये साफ नजर आ रहा था कि यार ये तो हमारा पता ही काट देंगे। अगरचे ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक बंदा जो पहले 1 या 2 स्टेप्स की वजह से डरा बैठा हो, उसको जब तीसरा स्टेप नजर आता है तो डेफिनेटली उसे तो ऐसा लगता है पहले इन्होंने मुझे छुरी दिखाई,
फिर इन्होंने छुरी मेरी गर्दन पे रख दी और तीसरा स्टेप तो भाई ये काटने लगी मेरी गर्दन को। जी हाँ, ये एक स्ट्रेटेजिक मुकाबला है। मगर मैं फिर कहूँगा, ये भी एक तनाज़ा की वजह तो है, लेकिन बात अब यहाँ खत्म नहीं हुई। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें नज़र आता है खारजा पॉलिसी में इख्तिलाफ। इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने में, नहीं सॉरी, मिसाली करने में जितनी तेज़ी अमारात ने दिखाई है, किसी दूसरे मुल्क ने नहीं दिखाई। सऊदीया तब तक इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं करना चाह रहा था, जब तक इसराइल फ़लस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर ना मान ले। और ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, इसमें बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। लेकिन दुबई जो अपने आप को सिर्फ बिज़नेस के हवाले से देखता है, जो सिर्फ ये देखता है कि मुझे किस चीज़ में फ़ायदा है, उसने अपने आप को एक मिनी इसराइल डिक्लेयर कर दिया। नतीजा ज़ाहिर है, नतीजा तो फिर इख्तलाफ में निकलेगा। सऊदीया और अमारात में एक खलीज पैदा हो गई और ये खलीज बढ़ते बढ़ते अब काफ़ी आगे नज़र आ रही है। जब हम आगे चलते हैं, एक पाँचवां स्टेप हमें नज़र आ जाता है। ये था यमन, जहाँ पे 2015 से 2018 तक दोनों बहन शीरो शक्कर थे। दोनों मिलके हौसियों के साथ लड़ रहे थे और उनको पीछे धकेल रहे थे। ऐसे में ही अमारात ने जनूबी अलहदगी पसंद जमात STC के हामी जो हैं उनको फंड करना शुरू कर दिया और उनके पीछे अपना सारी हमायत लगा दी। ये ऐसा ही लग रहा था कि जैसे अमारात यमन में मज़ीद तकसीम करने जा रहा है, यानी यमन का जो ऑफिशियल जो हुकूमत है उसको डॉज किया जा रहा है। एक तरफ हौसियों के मज़ीद ऑफिशियल गवर्नमेंट को कॉर्नर करके तो एक बड़ा हिस्सा ये STC अपने साथ ले जाना चाह रही है। ऐसी सूरत में ज़ाहिर है, इंतज़ार तो किया, समझाया भी बहुत सऊदीया ने, लेकिन अमारात ज़ाहिर है बिल्कुल ना तो समझना चाह रहा था और ना समझना चाहता था। तो उसने इस चीज़ को मज़ीद तेज़ करना चाहा और फिर जनवरी 2026 में आखिरकार एक ऐसा वक्त आया जब सऊदीया ने फ़ज़ाई हमला ही कर दिया उन कश्तियों पर जो सामान अनलोड करनी थी, कहाँ, यमन में STC को। नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूं, दुबई का तो इसमें जितना फ़ायदा होगा, इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा जो हमें नज़र आ रहा था वो इसराइल का था। इसराइल अपने आप को मज़ीद आज़ाद करना चाह रहा है और उसका पूरा ये ख्याल था कि STC की मदद से यमन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग कर लिया जाए और दुबई और यमन का वो हिस्सा मिलकर इसराइल के साथ काम करें। बहरहाल सऊदीया इस चीज़ को भांप गया और उसने फ़ौरी तौर पर इस जो नाग था, ये जो सांप था, इसका सर ही काट दिया। फिर हम चलते हैं सूडान में। सूडान में भी अपनी, आप जिसे कह लें कि एक डगर पे चला दुबई और उसने अलहदगी पसंदों के साथ मिल गया और उनको फंड करना शुरू कर दिया। यहाँ भी इसराइल और दुबई इकट्ठे हमें नजर आए। दूसरी तरह अल बुरहान वाले थे, उनको सऊदीया सपोर्ट कर रहा था। यहाँ भी बहुत समझाया गया, लेकिन आप जानते हैं कि जिसके साथ इसराइल मिल जाए, यानी कि जिसके साथ शैतान इकट्ठा हो जाए, फिर उसे समझ थोड़ी आती है। यहाँ पर भी इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकले। लीबिया में हफ्तर को ये सपोर्ट करते हुए हमें अमारात नज़र आया और दूसरी जानिब जो सरकारी गवर्नमेंट थी उसको सऊदीया हमें सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। हत्ता कि एक टाइम ऐसा आया कि जिसमें ये महसूस हुआ कि अमारात आप अपने हाथ से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सऊदीया ने वार्निंग दी, समझाया और फिर यहाँ से भी अमारात को पीछे हटना पड़ा। अब आते हैं हम एक बहुत बड़े मसले यानी कि ईरान के ऊपर। ईरान के साथ सऊदीया अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा था पिछले कुछ सालों से। खुसूसन चीन ने इस हवाले से बहुत बड़ा काम किया। उसने सऊदीया और ईरान के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात डेवलप करना शुरू कर दिए। अब दोनों में सिफारती ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए। ये चीज़ इसराइल को हजम नहीं हो रही थी। उसने फोर्स किया अमारात को कि वो इस चीज़ को रोके और किसी भी तरीके से ये काम ना होने दें। यहाँ जब इसराइल की नहीं चली तो आखिरकार उन्होंने हमला कर दिया ईरान पे और अमेरिका भी उनके साथ मिल गया। अब जब इसराइल, अमेरिका और अमारात मिल गए तो जाहिर है इंडिया ने भी अपनी इस हांडी से कुछ खाने की कोशिश की। तो ये चारों अलिफ, अमारात, इंडिया, इसराइल और इंडिया, ये चारों मिलकर ईरान पर चढ़ दौड़े। प्रोग्राम ये था कि हम इधर से हमला करेंगे और जाहिर है ईरान ने कहा हुआ है कि जहाँ जहाँ से जहाज़ उड़ेंगे यहाँ पर हमला किया जाएगा या जो मुल्क सपोर्ट करेगा तो हम उन ममालिक पर भी हम हमला करेंगे। तो जानबूझकर, हालांकि सऊदीया ने, बहरीन ने, कतर ने मना किया था अमेरिका को कि आपने हमारे अड्डे यूज़ नहीं करने, उनके अड्डे जान के यूज़ किए गए ताकि उनको हिट किया जाए ईरान की जानिब से। हुआ, लेकिन यहाँ एक बहुत शानदार काम पाकिस्तान ने किया कि पाकिस्तान ने गल्फ़ के ममालिक को ये कहा कि आपने इस जंग में नहीं जाना, किसी भी सूरत में नहीं जाना। इस बात को बहरीन, कतर, कुवैत और सऊदीया समझ गए और उन्होंने नुकसान के बावजूद कोई रिटेलिएट नहीं किया। रिटेलिएट तो UAE ने भी नहीं किया क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी, कर ही नहीं सकते थे, लेकिन बोलते बहुत रहे और उसका उन्होंने खमियाजा भी उठाया। और अमेरिका और इसराइल के सपोर्ट में दिन रात उन्होंने एक किया और जिसकी वजह से अपना सब कुछ इस वक्त गंवा बैठे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी है दोनों ममालिक में रखना डालने में। नाजरीन, आज से 2 साल पहले
3 साल पहले की बात करेंगे, 2023 की बात है। आईमैक और आईमैक का नाम आपने बहुत सुना होगा। आईमैक था IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये स्टार्ट होनी थी इंडिया से यूएई से सऊदीया, उर्दन और फिर इसराइल में हाइफा से ये आगे फिर बल्गारिया और यूनान के रास्ते यूरोप तक जाना था ये रूट। अब जब हमास ने यहाँ पे लड़ाई शुरू की, इससे पहले भी सऊदीया का स्टांस ये था कि ये सब कुछ तब तक नहीं हो सकता जब तक इसराइल फ़लस्तीन को एक अलग रियासत नहीं मान लेता। अब जब वहाँ जंग शुरू हो गई तो सऊदीया के पास एक मजीद बेहतर हथियार आ गया कि भाई ये जंग भी ख़त्म करो, गजा के ऊपर लड़ाई भी ख़त्म करो और उनको अलग स्टेट भी मानो, तब मैं तुम्हारे साथ आगे चलने को तैयार होऊंगा। इसका सीधा सा मतलब था कि आईमैक की जो हंडिया थी वो बीच चौराहे के फूट गई। काठ की हंडिया थी कितनी जल्दी खत्म हो गई। इस चीज़ का जितना दुख इसराइल या इंडिया को था, उससे ज़्यादा दुख यूएई को हुआ, क्योंकि यूएई को एक बहुत बड़ा मुआशी हब बनने का मौका मिला था जो उसे चिकनाचूर होता हुआ नजर आया। और पाकिस्तान के साथ भी इसकी लड़ाई एक बहुत बड़ी वजह आईमैक की तबाही है। आईमैक मुझे तो आने वाले कुछ अर्से में नजर नहीं आता, आपको नजर आ रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा। फिर सोने पे सुहागा, पाकिस्तान और सऊदीया ने कतर पर इसराइली हमले के बाद एक डिफेंस पैक्ट जो है उसके ऊपर साइन कर दिया। ये 12वीं दफा का एक माहिदा था जिसमें अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो ये दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक ऐलान था, बाकी जुजियात पे बात ही नहीं की गई, इस एक बात के ऊपर ही सिर्फ फोकस रखा गया। ये बात अब इसराइल के लिए मर जाने का मुकाम बन गया था। उन्हें अब ये नजर आ रहा था कि सऊदीया अब वो सऊदीया नहीं है, सऊदीया अब पाकिस्तान बन गया है या पाकिस्तान अब सऊदीया बन गया। और ये दोनों सूरतों में इसराइल को अब अपनी मौत नजर आने लगी थी, क्योंकि ग्रेटर इसराइल अब बहुत ज़्यादा खतरे में था। ऐसे में सितंबर 2025 में जब पाकिस्तान और सऊदीया ने ये मुआहिदा किया तो इसराइल को तो जो मरोड़ उठने थे उठे, उससे ज़्यादा जो पेट में दर्द हुआ वो अमारात को हुआ। अमारात का प्रॉब्लम ये था कि अमारात तो छोटा इसराइल बनना चाह रहा था। आप देखें, उसे नज़र आ गया था कि अब हिम्मत आ जाएगी सऊदीया में और ये अब बड़े को इक़दामात लेगा। और जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि जनवरी 2026 में आखिर सऊदीया उठा और उसने खुद अटैक किया यमन में, जहां एसटीसी को असला सप्लाई किया जाता। ऐसा तारीख में कभी भी नहीं हुआ था। और अमारात को पता था कि जब पाकिस्तान जिसके साथ मिलेगा, जैसे पाकिस्तान ला खौफ, और उसी तरह ला खौफ अब सऊदी भी हो गए। मा खौफ है या ला खौफ है जो भी है, पिछले दिनों में ये कुछ अरबी व्लॉगर्स का देख रहा था, मा खौफी पता नहीं कह रहे थे या ला खौफी कह रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो उसका तर्जमा यही था कि ये पाकिस्तान है जो किसी से नहीं डरता। पाकिस्तान सिर्फ अल्लाह से डरता है और इसके अलावा किसी और से डरना ही नहीं आता। और खुसूसन जब से सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब आए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, तो पाकिस्तान सऊदीया दिफाई ताल्लुकात ने सत्यानाश करके रख दिया इसराइल का और अमारात का। और ये इससे अमारात इतना शदीद इसे रंज हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि इसने सितंबर के बाद ही पाकिस्तान को ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे पैसे आप वापस करो। पहले जो साल बाद रोल ओवर होते थे वो एक महीने पे ले आया। आखिरकार सऊदीया ने पाकिस्तान से कहा कि मारो इसके मुंह पे इसके पैसे और जान छुड़ाओ इससे। सऊदीया ने पाकिस्तान को फंड किया और पाकिस्तान ने उनके पैसे उनको वापस कर दिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो ये कि जाहिर है हमने उनके पैसे तो देने थे, वो वापस कर दिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हार्श अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। लेकिन हमें उस जलन का पता है जो अमारात ने इस हवाले से दिखाई है। इस हवाले से आप देखें कि पाकिस्तानियों को वीज़े तो कितने साल, 3-4 साल हो गए देने बंद किए हुए थे। मैं खुद काफ़ी दफ़ा अमारात जा चुका हूँ, मुझे भी पिछले साल इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। समझ से बाहर था कि क्या मसला बना है, ऐसी क्या रीज़न बनी है कि हमारे वीज़े जो है वो रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं। बहरहाल छोड़ी इस बात को। पाकिस्तान के वीज़े पहले ही बंद थे। अब सुनने में आया है कि ये अबू धाबी में इतिहाद एयरलाइन ने 15 पाकिस्तानियों को बगैर नोटिस के निकाल दिया। 48 आवर्स के नोटिस होने का कि आप निकले यहाँ से और जाएँ अपने मुल्क में। फिर अहले तशी पाकिस्तानी जो हैं उनको चुन चुन कर निकाला जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। अल्लाह करे कि अमारात को अकल आ जाए। ईरान, इसराइल, अमेरिका, अमारात जंग जो है ये अगर हम देखें ये ऊँट की कमर पर आखिरी तिनके के तौर पर हमें सामने नजर आया। सऊदीया का जो पहले पाकिस्तान के साथ मुआहिदा हुआ उसने पहले बड़ा तंग किया हुआ था। अब जब ईरान के साथ अपना इसराइल और अमेरिका ने जंग शुरू की तो अमारात उन्हें ये कह रहा था कि इसको सीज़ फायर ना करें, ये तब तक आप अपना फायर ना रोकें जब तक बिल्कुल ईरान जो है ये मलियामेट नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान ने अमारात के स्टांस के खिलाफ काम किया। पाकिस्तान ने एक ऐसा सीज़ फायर करवा दिया जो पहले 10 दिन का था, फिर एक्सटेंड होते होते अब लामहदूद हो गया। और वो जंग जिसके ख्वाब अमारात बार बार देख रहा था वो ख्वाब ही टूट गया। और लग ऐसे रहा है कि ट्रंप आने वाले बहुत
कम दिनों के अंदर शायद इस जंग को ख़त्म कर दें। ऐसे में अमारात ने एक और जो स्टेप लिया है वो उसने किया कि ओपेक से निकल गया यकम मई को। न सिर्फ ओपेक से निकल गया बल्कि ये ओपेक प्लस से भी निकल गया। ये एक ऐसी तंजीम है जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों की है, और ऑयल प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों में इस वक्त जो सरबराही ओपेक की कर रहा था वो सऊदीया था। 2021 में जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि 2021 से अमारात ये कहता जा रहा था कि भाई 3 मिलियन बैरल मेरे लिए कम है, आप इसको 5 मिलियन बैरल करें, मेरा कोटा बढ़ाया जाए। क्योंकि वो कोटा अब तक नहीं बढ़ा था, इस चीज़ को जवाब बनाते हुए और बाकी तमाम जितने मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए उनको मद्देनजर रखते हुए अमारात ने अपने आप को ओपेक से अलग कर लिया। और अपने आप को आप ये ना समझें कि ये सिर्फ इसने ओपेक से अलग कर लिया, बल्कि इसने खलीज के तमाम ममालिक से अपने आप को अलग कर लिया। नाज़रीन, ये सारी वो वजूहात थी जो अमारात को खलीज के दूसरे ममालिक और खुसूसन सऊदी अरब से अलग कर रही हैं, और जिसने इसको पाकिस्तान के मुखालिफ सफ़ों में ला खड़ा किया है। इस वक्त अमारात इंडिया, इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर एक क्वाड बना चुका है, और उस क्वाड को I2U2 का नाम इन्होंने दिया है। ये तो I2U2 कहते हैं, मैं उसे 4 अलिफ कहता हूँ। ये 4 अलिफ मिलकर इस्लामी दुनिया के खिलाफ इत्तेहाद बना चुके हैं। इस इत्तेहाद के खिलाफ देखते हैं बाकी मुस्लिम दुनिया कैसे रिएक्ट करती है। नाज़रीन, आपके ज़हन में इन वजूहात के अलावा कोई और वजह हो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।